हेलो एवरीवन। तो अब आज जो है हम लोग क्लास 8 का एक टॉपिक करने वाले हैं, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो जो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है क्लास 8 का टॉपिक है। स्पेशली मैंने ये अपने स्कूल के स्टूडेंट्स, के आर मिशन स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बनाया है क्योंकि हम जानते हैं जैसा कि लॉकडाउन हो गया है तो कोविड-19 के कारण तो हम लोग घरों में ही रह के अपना अपना काम करना पड़ रहा है। तो जो पढ़ाई का काम है वो भी अब आप लोग घर से ही करेंगे। ठीक है तो जो चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, उसी के बारे में हमको पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं वो चैप्टर। तो सबसे पहले अगर हम चैप्टर को स्टार्ट करें तो बेसिक इंट्रो का अगर हम बात करें कि क्रॉप प्रोडक्शन, अब आप बोलिएगा क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है, उसका मैनेजमेंट क्या होता है। तो क्रॉप मतलब अगर सिंपली अगर आप समझे तो उसका मतलब फसल होता है ना। तो आप सोचिएगा कि इसके बारे में हमको क्यों पढ़ना है ना, क्रॉप्स के बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि जो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सबको क्या चाहिए, फूड चाहिए। सबको फूड चाहिए। तो सारे ऑर्गेनिज्म को अगर फूड चाहिए तो जो हमारे प्लांट्स हैं, प्लांट्स क्या करते हैं, वो अपना फूड खुद बना लेते हैं लेकिन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, हम लोग को मिला के अगर सारे एनिमल्स का हम बात करते हैं, ह्यूमन बींग्स भी है उसमें, तो हम लोग जो है अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं। हम दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं अपना फूड बनाने के लिए। ठीक है, तो जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, इसलिए उनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, और एनिमल्स को हेटेरोट्रॉफ बोला जाता है। ये सब हम क्लास 7 में ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए तो इसका क्या मतलब है कि हम लोगों को क्या चाहिए, फूड चाहिए। ठीक है, दूसरे एनिमल्स या प्लांट्स से हम फूड गेन करते हैं। जब दूसरे एनिमल्स और या प्लांट से अगर हम फूड गेन कर रहे हैं तो उस फूड को ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस है वाया प्लांट्स, है ना, प्लांट्स, तो उसको पढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बींग्स का एक लार्ज पॉपुलेशन है। ह्यूमन बींग्स का अर्थ पे एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, और क्योंकि बहुत बड़ा पॉपुलेशन है ह्यूमन बींग्स का, तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि इतना बड़ा पॉपुलेशन है, उसको फीड करना है ना। ज़्यादातर तो हम प्लांट्स का ही क्या कहते हैं, फूड खाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर एनर्जी प्लांट्स के ही फूड में प्रेजेंट होता है। आगे जब आप फूड चेन का भी पढ़िएगा तो आपको पता लगेगा कि जो एनर्जी है जैसे जैसे प्लांट्स से दूसरे एनिमल्स में जाता है तो उसका एनर्जी का जो अमाउंट है वो कम होते जाता है। ठीक है, मतलब कि अगर प्लांट में कोई फूड है वो 1000 जूल का एनर्जी है, तो वो किसी दूसरे एनिमल में जब गया, वो खाया उस एनिमल ने उस फूड को, तो वो एनर्जी 1/10 हो जाता है, मतलब वो 10,000 जूल से 1000 जूल हो जाता है। फिर उस एनिमल को कोई दूसरा एनिमल खा जाता है तो वो 1000 से फिर 100 जूल हो जाता है। तो इस तरह से वो एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम होते जाता है। तो इसलिए हमको बेसिक जो एनर्जी वाला फूड है वो प्लांट से मिलता है। इस कारण से उस क्या कहते हैं कह सकते हैं आप, जो क्रॉप्स हैं उनके बारे में पढ़ना जरूरी है। उनको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, रेगुलर प्रोडक्शन उसका जरूरी है ना, कि टाइम टू टाइम वो क्या कहते हैं, उनको क्रॉप्स को उगाते रहना है, तभी ना सारे इतना बड़ा पॉपुलेशन को फीड किया जा सकता है, खिलाया जा सकता है। इसके बाद उसका प्रॉपर मैनेजमेंट जरूरी है। प्रॉपर मैनेजमेंट मतलब क्या, मैनेजमेंट यानी कि आप कह सकते हैं कि एक प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जिससे कि हम उस फूड को मतलब कि उस प्लांट से फूड को ऑब्टेन कर रहे हैं। सीड्स को बो रहे हैं, है ना, तो कैसे सीड्स बो रहे हैं, वो फिर कैसे मतलब कि किस तरह से प्रोसेस, पूरा प्रोसेस एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में होना चाहिए जो आपका जो क्रॉप्स का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, और वो एक मैनेज्ड वे में होना चाहिए। ठीक है, मतलब मैनेज्ड वे में होना चाहिए। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रॉप का मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसके अलावा जो है एक और चीज है, उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन भी जरूरी है। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन से क्या समझ में आ रहा है कि अब ऐसा नहीं कि जो क्रॉप्स हैं वो उगाए और सारे क्रॉप्स जो है अमीर लोगों के पास चले जाए, गरीब है उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट भी जो है क्या कहते हैं, जो गरीब लोग हैं उनको कम क्या कहते हैं, सस्ते में उस क्रॉप्स को, उस अनाज को पहुंचाते हैं। तो ये हुआ। इसके बाद
अगर हम क्रॉप का डेफिनेशन का बात करें सिंपली, तो क्रॉप मतलब क्या होता है, सेम टाइप ऑफ प्लांट ग्रोन एट वन प्लेस एट लार्ज स्केल। जब हम एक तरह के प्लांट को, ठीक है, एक तरह के प्लांट को एक जगह पे, ठीक है, लार्ज मतलब बहुत ज्यादा तादाद में उगाते हैं, तो उसी उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉप्स बोलते हैं। जैसे कि एक खेत है, बड़ा सा जमीन है ना, उस पे हम गेहूं उगाए, पूरे जमीन पे सिर्फ एक ही तरह का प्लांट है, कौन सा, गेहूं का, वीट का प्लांट है। तो ऐसे क्रॉप्स जिसमें कि ऐसे मतलब प्लांट्स, एक टाइप के प्लांट्स जब हम एक बड़े लैंड पे ग्रो करते हैं, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, उसी प्लांट को हम क्रॉप बोलते हैं। इसके बाद अगर हम टाइप्स ऑफ क्रॉप्स का बात करें, तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया व्हेन वी कंसीडर द सीजन्स। ठीक है, अगर हम सीजन्स के हिसाब से क्रॉप्स का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो इंडिया में दो तरह के क्रॉप्स आपको मिलेंगे, ठीक है, सीजन्स के हिसाब से। कहाँ पे, इंडिया में। तो इसके बाद अगर तो जो दो तरह के क्रॉप्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो है खरीफ और रबी, ठीक है। इसके बारे में भी आप मतलब कि जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि खरीफ क्रॉप क्या होता है, रबी क्रॉप क्या होता है, ठीक है। तो फिर भी एक इंट्रोडक्शन हो जाए। खरीफ क्रॉप मतलब द क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन, ठीक है, ऐसे क्रॉप्स जिसको हम रेनी सीजन में सो करते हैं, सोन मतलब बोते हैं, ठीक है, और हार्वेस्ट करते हैं विंटर सीजन में। विंटर सीजन में उनको हार्वेस्ट किया जाता है अर्ली विंटर में, ऐसा नहीं कि अब बहुत ज़्यादा ठंड नहीं, अर्ली विंटर में ही उनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है और रेनी सीजन के टाइम उनको सो किया जाता है, बोया जाता है। ऐसे क्रॉप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। और इनका जो जनरल मंथ्स है, मतलब किस मंथ में, तो जून से सितंबर जो है इनका हार्वेस्टिंग मतलब कि सोइंग से हार्वेस्टिंग सीजन होता है। मतलब जून जुलाई में इनको क्या कहते हैं, बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में इनको काटा जाता है। तो ऐसे क्रॉप्स को हम खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। इसके बाद जो अगला है वो है रबी क्रॉप। रबी क्रॉप्स क्या होते हैं कि ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनको हम विंटर सीजन में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। मतलब विंटर सीजन में उनको बोया जाता है और अर्ली स्प्रिंग टाइम में या अर्ली समर कह सकते हैं, उस समय जो है इसको हार्वेस्ट कर दिया जाता है। तो इनके जो जनरल मंथ्स होंगे वो क्या होंगे, अक्टूबर टू मार्च, मतलब अक्टूबर नवंबर में जो है इनको क्या किया जाता है, बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इनको काट दिया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स पैडी, मेस, सोयाबीन, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हो गए, पैडी क्रॉप्स के, खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल हो गए पैडी, मेस, सोयाबीन, है ना। वैसे रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल वीट हो गया, ग्राम हो गया, पी हो गया, मस्टर्ड हो गया, ये सब जो है रबी क्रॉप्स का एग्जाम्पल है। अब एक सवाल आता है मन में कि क्या खरीफ क्रॉप्स जो हैं वो हमेशा उसी टाइम में उगा सकते हैं। हम क्या कहते हैं, अगर खरीफ क्रॉप वाला मतलब पैडी जो खरीफ क्रॉप है उसको अगर विंटर में लगाएंगे तो क्या होगा। तो सिंपल सा बात है, अगर आप पैडी को विंटर में लगाइएगा, धान है ना, धान को, तो उसको क्या चाहिए, उसको लॉट ऑफ वाटर चाहिए, ठीक है, और लॉट ऑफ सनलाइट चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी और बहुत ज़्यादा धूप चाहिए उसको ग्रो करने के लिए, जो उस टाइम में उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए उसको रेनी सीजन में लगाया जाता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिल सके, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसी तरह से सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्रॉप्स का किया जाता है, रेनी सीजन टू अर्ली विंटर, फिर विंटर टू अर्ली समर, यही आपका डिस्ट्रीब्यूशन है सिंपली सीजनल वाइज। इसके बाद अगर हम क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में बात करें, तो क्रॉप प्रोडक्शन क्या ऐसा है कि मतलब कि बोए फसल और वो अपने आप उग गया, उसको काट दिए, ऐसा तो नहीं होता है। तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप क्या कहते हैं, वर्क करने होते हैं क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं क्रॉप प्रोडक्शन में, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीज मतलब कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उसमें, तो जो फर्स्ट है वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फर्स्ट स्टेप इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल को तैयार करना।
हर टॉपिक वाइज टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसके बाद जो सेकंड है वो है सोइंग, मतलब बीजों को बोना। थर्ड स्टेप इज एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, खाद जिसको बोलते हैं, खाद्य सामग्री को हम ऐड करते हैं सॉइल में, ठीक है, इससे न्यूट्रिएंट्स बढ़ता है सॉइल का। उसके बाद फोर्थ इज इरिगेशन, चौथा है इरिगेशन मतलब उसको जो क्या कहते हैं सिंचाई, सिंपल सा, उस जो बोए हम सीड्स उनको पानी मिलते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, तभी वो ग्रो होंगे। इसके बाद है फिफ्थ वन इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब वीड्स से भी प्रोटेक्शन होना चाहिए, ठीक है। वीड्स क्या होते हैं, तो वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है, अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो विथ क्रॉप्स। क्रॉप्स के साथ जो प्लांट्स उग जाते हैं आपके खेत में, फार्म में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं, ठीक है। तो उनसे प्रोटेक्शन क्यों चाहिए, क्योंकि जो वीड्स होते हैं ना वो बहुत सारा न्यूट्रिएंट सॉइल से गेन कर लेते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स आपके क्रॉप को मिलना चाहिए था वो ले गए, इस तरह से क्रॉप्स को कम न्यूट्रिएंट मिलता है। इसके बाद जो सिक्स्थ है वो है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब उनको क्या कहते हैं, क्रॉप्स का कटाई। और जो लास्ट स्टेप है वो है स्टोरेज, ठीक है। स्टोरेज यानी कि उनको रखना, मतलब स्टोर करके रखना, जमा करके रखना एक जगह पे, वो भी आप कैसे करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है हम लोग फर्स्ट इस वीडियो में फर्स्ट 3 स्टेप्स जो हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे डीपली, और बाकी के जो हमारे पास 4 स्टेप्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट वीडियो भी इसी वीक में आपको मिल जाएगा इस चैप्टर पे। तो जो का टॉपिक है पहला वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, सॉइल को प्रिपेयर करना। तो सॉइल को प्रिपेयर करने का क्या मतलब है, क्या कहते हैं इसका मीनिंग, अगर सिंपल सा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का जो मीनिंग है वो है लूजनिंग ऑफ सॉइल, ठीक है, लूजनिंग ऑफ सॉइल हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे, लूजनिंग ऑफ सॉइल, सॉइल को ढीला करना। मतलब जैसे कि जमीन है, मान लीजिए उस जमीन पे रोज लोग चलते फिरते हैं, तो वो उसका जो मिट्टी होता है वो दब दब के एकदम टाइट हो जाता है, ठीक है। तो उसमें अगर आप सीड्स बोते हैं तो क्या होगा कि उसके जो रूट्स होंगे, जब आपका जो सीड से रूट ग्रो करता है उसको हम रेडिकल बोलते हैं, और जब स्टेम ग्रो करता है उसको प्लीम्यूल बोलते हैं। पढ़े होंगे आप लोग पहले क्लासेस में। तो जो रेडिकल होता है बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, उसमें इतना पावर नहीं होता है कि वो सॉइल का क्या कहते हैं टाइटनेस को ख़त्म करके वो फैल सके, ठीक है। एक बार वो बड़ा हो जाए तो वो फैल सकता है, लेकिन जब वो छोटा सा सीड होता है तो जो उसका रेडिकल निकलता है, छोटा सा रूट, तो वो जो रेडिकल होता है वो जल्द नहीं क्या कहते हैं फैल सकता है उस टाइट सॉइल में। तो उस टाइट सॉइल को लूज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो टाइट सॉइल को लूज करने से एक तो आपको फायदा हो जाता है क्या, कि जो रूट्स हैं उनको ग्रो करने में आसानी होता है। फिर दूसरा क्या है कि वो जो जब लूज हो जाता है सॉइल तो वहाँ पे अर्थ वॉर्म्स और कुछ माइक्रोब्स जो हैं वो ग्रो होते हैं, जो कि क्या कहते हैं वहाँ पे उस सॉइल के लिए काफ़ी यूजफुल हो जाते हैं। मतलब वो जो प्लांट है, अर्थवॉर्म और कुछ माइक्रोब्स जो फ्रेंडली होते हैं, फार्मर्स के फ्रेंड बोला जाता है इनको। अर्थवॉर्म क्या करते हैं, ह्यूमस ऐड करते हैं सॉइल में। ह्यूमस के बारे में आपने क्लास 7 में पढ़ा ही होगा कि ह्यूमस जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सॉइल के लिए। अगर ह्यूमस नहीं रहेगा तो जो सॉइल है, मतलब वो जो सॉइल है वो एक तरह से इनफर्टाइल हो जाएगा, है ना। तो जो उसमें जो आपका ये अर्थवॉर्म है वो ह्यूमस ऐड कर देता है, और जो माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं कुछ, वो उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इसके अलावा और क्या, तो आपका जो न्यूट्रिएंट, इसके बाद जो आपका वो है, ये जब हम लूज करते हैं सॉइल को, ये लूज कैसे करते हैं, तो प्लॉगिंग करते हैं, जो हम लोग हल से जोताई जिसको कहते हैं किया जाता है खेतों का, तो उसमें क्या करते हैं, सॉइल को क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, है ना। तो वही उसी से ही करते हैं। तो इससे एक और फायदा होता है कि जो आपका जो ऊपर वाला सॉइल है ना, जो सॉइल का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है वो हम फर्टाइल नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे हवा चलते रहते हैं, विंड के कारण उसका जो न्यूट्रिएंट्स वाला सॉइल है वो उड़ते रहता है, या लोग चलते हैं, या मान लीजिए पानी से बहता है, तो वो जो ऊपर वाला जो सॉइल है
वो सॉइल इरोजन के कारण जो है इनफर्टाइल हो जाता है। तो जब आप ये करते हैं, प्लॉगिंग का प्रोसेस करते हैं, है ना, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं, तो जो नीचे वाला सॉइल है वो पलट के ऊपर आ जाता है ना। तो नीचे में जो फर्टिलिटी था, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स था, वो अब कहाँ आ गए, अब सॉइल के ऊपर वाले हिस्से में आ जाते हैं। और जो, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं अभी ग्रो करने वाले, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं उनके रूट्स, तो वो आसानी से न्यूट्रिएंट्स को गेन कर लेते हैं। ठीक है। इसके बाद जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं सॉइल का, ठीक है, और इस प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ टर्निंग और लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड प्लॉगिंग। जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में हम सॉइल को पलट रहे हैं, नीचे वाला सॉइल को ऊपर ला रहे हैं या उस सॉइल को लूज कर रहे हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्लॉगिंग बोलते हैं ना, जुताई जो हम बोले अभी, या इसको टिलिंग भी बोला जाता है, TILLING। ठीक है। एक और वर्ड है आपकी बुक में दिया हुआ, क्रम्स, CRUMBS, क्रम्स। क्या होता है कि जो देखे होंगे जुताई करने के बाद जो मिट्टी है, वो कुछ कुछ मिट्टी एक जगह पे जमा होकर एक पत्थर टाइप का बन जाता है, ढेला टाइप का बन जाता है, तो उन्हीं को हम क्रम्स बोलते हैं। ठीक है। सो क्लम्स ऑफ सॉइल, उसको ब्रेक करना जरूरी है, उनको तोड़ना जो है बहुत जरूरी होता है, ताकि वो नहीं टूटेंगे तो फिर वो क्या कहते हैं रूट्स को ग्रो करने में बाधा बनेंगे। ठीक है। इसके बाद अब ये जो प्लॉगिंग है ये कैसे किया जाता है, तो अभी तो हम सिंपली जानते हैं। अब पहले का अगर बात करें तो पहले प्लॉग से, हल से, है ना, हल से बांध दिया जाता था बैलों को और उसी से खेतों को जोता जाता था, प्लॉगिंग किया जाता था। उसके बाद जो है थोड़ा सा एडवांस हुआ तो हू आया, HOE, हू। ठीक है। होए नाम का एक इंस्ट्रूमेंट आया जो कि आपका ये इस प्लॉग का ही मॉडिफाइड वर्जन था। ठीक है। ये जो आपके प्लॉग होते थे, जो हल होता था, वो कैसा होता था, वो लकड़ी का होता था वो हल। ठीक है। उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन आया, होए नाम है उसका, हो बोल सकते हैं आप, वो मेटल का बना हुआ होता था। ठीक है। तो ये हुआ। इसके बाद अभी जो हम लोग सिंपली जानते हैं वो कल्टीवेटर, जो सिंपली ट्रैक्टर्स होते हैं, ट्रैक्टर्स के पीछे वही जो आपका हू आया था, ठीक है, उसी हू का बहुत और मॉडिफाइड भाग, मतलब हू जो था वो एक है, ठीक है, एक उस एक प्लॉग को कह सकते हैं, और वैसे ही बहुत सारे प्लॉग्स जब मेटल के बने हुए होते हैं, ठीक है, उसको ट्रैक्टर के पीछे लगा के ही क्या किया जाता है, जोताई किया जाता है। सिंपली यही प्रोसेस है हमारा। तो इसको बोला जाता है प्लॉगिंग थ्रू कल्टीवेटर्स। ठीक है। जो हम ट्रैक्टर्स की मदद से, मशीन्स की मदद से जो प्लॉगिंग कर रहे हैं, इसको प्लॉगिंग थ्रू कल्टीवेटर्स बोलते हैं हम लोग। अब जो है, जो हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है वो इतना सही है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सोइंग, है ना, जो सेकंड स्टेप है। अब हमने सॉइल को प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, सेकंड स्टेप है सोइंग, बीजों को बोना। तो ये तो सिंपल सा है। तो सोइंग करने से पहले जो है सिलेक्शन ऑफ सीड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन ऑफ सीड्स क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ सीड्स यानी बीजों को चुनना। वैसा नहीं कि आप कोई भी बीज ला के बो दिए तो नहीं होगा। उसके लिए सबसे पहले तो हमको देखना होगा कौन सा सीजन है ना। सबसे पहले हमको चेक करना होगा कि कौन सा सीजन है अभी, तो उस सीजन के हिसाब से जो उसमें उगने वाले क्रॉप्स हैं, अब जैसे जो सिंपली जो मेन दो टाइप्स के क्रॉप्स उगाए जाते हैं वो है धान और गेहूं। अब मान लीजिए कि समर सीजन है, ठीक है, मतलब रेनी सीजन है, उसमें आप गेहूं डाल दीजिएगा, बीज तो नहीं उगेगा। या फिर अगर आपका अर्ली विंटर है, उसमें आप क्या कहते हैं, धान उगाने की कोशिश कीजिएगा तो नहीं उगेगा। तो सबसे पहले जो सीड्स का सिलेक्शन है उसमें हमको ये याद रखना है कि कौन सा सीजन चल रहा है, उसके बाद ही। इसके अलावा जो सिलेक्शन ऑफ सीड्स में आता है वो है कि हमारे जो सीड्स होना चाहिए वो डिजीज फ्री होना चाहिए, वो एकदम सही होना चाहिए, ताकि जो प्लांट है वो भी अच्छा हो। ठीक है। तो इसको चेक करने का एक प्रोसेस आपकी बुक में दिया हुआ है। क्या करना है कि हमको सीड्स लेना है और उन सीड्स को क्या करना है, पानी में डाल देना। ठीक है। पानी में डालने पे क्या होगा कि कुछ सीड्स जो हैं वो आपको पानी पे तैरते हुए मिलेंगे। जो भी सीड्स पानी पे तैर रहे होते हैं वो क्या होंगे,
वो क्या कहते हैं, खराब हो चुके सीड्स हैं। इसका रीजन क्या है, क्योंकि खराब जो सीड्स खराब हो जाते हैं वो खराब क्यों होते हैं, पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको एज ए फूड जो है डाइजेस्ट कर देते हैं, तो उनका जो अंदर वाला पोर्शन है वो खोखला हो जाता है, खाली हो जाता है, जिसके कारण से वो हॉलो हो जाते हैं सिंपली, और हल्के हो जाते हैं। तो इस कारण से वो क्या होंगे, पानी पे तैर सकते हैं। तो इसलिए जो पानी पे तैरेगा वो तो सीड्स खत्म हो गए। इसके बाद जो बाकी सीड्स हैं वो नीचे बचे, उनको आप बो सकते हैं जमीन में, वो आपके सीड्स सही हैं, ठीक है। इसके बाद जो इसमें टूल्स यूज होते हैं, है ना, उसमें हम लोग 3 टूल्स देखे, प्लॉग, हू और कल्टीवेटर्स, किसमें, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में। तो सोइंग ऑफ सीड्स में जो टूल्स यूज होते हैं, हमारे यहाँ तो कोई टूल यूज नहीं होता है, हम हाथों से ही सोइंग किया जाता है, देखे ही होंगे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, जो इसमें कुछ टूल्स पहले के जो यूज होते थे, ठीक है, एक फनल टाइप का होता था, कुप्पी टाइप का होता था, उसमें बड़ा सा ऊपर में मुंह, उसी में सीड्स को डाल दिया जाता था, ठीक है। और फिर उससे जो है बहुत सारे आयरन टाइप के, मेटेलिक टाइप के पाइप्स होते थे जो नीचे में बहुत नुकीले होते थे, जो कि एक डिस्टेंस पे होते थे, ठीक है। उनको जो है जब वो क्या कहते हैं, खेत मतलब उस फनल को भर दिया गया उस पूरे सीड्स से, और उनको जब खेत से पास किया जाता था तो सीड्स एक एक करके 1 बाय 1 उन पाइप्स से नीचे गिरते थे और अपने आप मिट्टी में चले जाते थे, फिर सिर्फ मिट्टी को दबा दिया जाता। बस यही सिंपल सा जो है तरीका था सीड्स को डालने का, सोइंग करने का पहले। या अब जो है, अब इनको जो है हम एक नए उससे किया जाता है, सीड ड्रिल से, एक नया इक्विपमेंट है सीड ड्रिल, ये इससे किया जाता है, ठीक है। इस सीड ड्रिल एक मशीन होता है, उसको ट्रैक्टर के पीछे लगा दिया जाता है, उसमें आप सारे सीड्स को डाल दीजिए, और उसमें आपको लिखना डाल देना है कि कितना डिस्टेंस में और कितना डेप्थ में जो है उस सीड को डालना है। डेप्थ मतलब गहराई, मतलब 2 सीड्स के बीच में कितना दूरी होना चाहिए और कितना गहराई होना चाहिए उस सीड्स का अंदर में। ये चीज़ ही बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप ये कर रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप प्रॉपर डिस्टेंस रखते हैं 2 सीड्स के बीच में, तो दो उनसे जो प्लांट उगेगा उन दोनों के बीच में कोई कंपटीशन नहीं होगा। अब ऐसा है कि जैसे आप एक सीड है उसी के बगल में दूसरा दे दिए, दोनों प्लांट जब उगेंगे तो वहाँ जो आसपास का न्यूट्रिएंट्स है उस सॉइल में, उस न्यूट्रिएंट्स के लिए उन दोनों ही प्लांट्स में कंपटीशन होने लगेगा कि कौन ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स गेन कर पाता है। जो ज़्यादा गेन कर पाएगा वो सर्वाइव करेगा, दूसरा वाला डेथ कर जाएगा। इसलिए प्लांट्स को मतलब सीड्स को एक प्रॉपर डिस्टेंस में मेजर करके बोना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो है हाँ, और ये जो आपका सीड ड्रिल है, ये जो आपका एक टूल है, ये बहुत ज़्यादा टाइम और लेबर बचा लेता है, ठीक है। मेहनत इंसान का और टाइम जो है बहुत ज़्यादा सेव करता है ये सीड ड्रिल जो आपका टूल है, ठीक है। ये हुआ। इसके बाद जो हमारा आज वाला लास्ट टॉपिक है, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है। ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, इसके बारे में हमको पढ़ना है, मतलब मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स को ऐड करना। तो अगर हम बात करें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का, तो ये हम क्यों डालते हैं पहले, है ना। ऐड करना है तो क्यों करना है। ऐड करने का रीज़न ये है कि जैसे अगर हम बात करें कि हमारा जो अभी का एग्रीकल्चर सिस्टम है उसमें क्या है कि हमको हर समय जो है लैंड जो है वो इंगेज्ड होता है, मतलब क्रॉप्स से हर समय लैंड पे फसल होता ही है ना। कुछ ही टाइम, 1 ही 1.5 महीना होता है साल भर में, या 2 महीना कह लीजिए, जब क्रॉप्स नहीं होते हैं लैंड पे। तो उससे क्या होता है कि जो प्लांट है उनको तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना सर, जैसे हम लोगों को न्यूट्रिएंट्स चाहिए वैसे प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो बार बार जो क्या कहते हैं प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स गेन करते हैं, उससे वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल में ख़त्म हो जाता है। तो उस न्यूट्रिएंट्स को आपको सॉइल में फिर से एडप्ट तो करना होगा ना, ऐसे थोड़ी होगा। वो न्यूट्रिएंट्स अगर आप दोबारा सॉइल में नहीं दीजिएगा, सिर्फ उससे न्यूट्रिएंट्स लेते रहिएगा, तो क्या होगा, एक टाइम आएगा जब वो न्यूट्रिएंट्स ही ख़त्म हो जाएंगे। तो इस कारण से उस न्यूट्रिएंट्स को ख़त्म नहीं होने देना है। ख़त्म नहीं होने देने के लिए क्या करना है, उसमें हमको न्यूट्रिएंट्स बाहर से ऐड अप करने होंगे जो न्यूट्रिएंट्स उसमें नहीं है। तो यही न्यूट्रिएंट्स जो है हमको मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब मैन्योर्स क्या होते हैं,
मैन्योर ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, मैन्योर्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, जो मैन्योर्स हैं वो कैसे सब्सटेंस है, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी जो सब्सटेंस हमको सिंपली लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। जो सब्सटेंस लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलेंगे वो ऑर्गेनिक, जो नॉन लिविंग से मिलेंगे वो इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो जो आपका ये है मैन्योर्स हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, मतलब हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलते हैं। तो कैसे मिलते हैं, तो क्या कहते हैं, मैन्योर्स को ऑब्टेन करने के लिए, मतलब ये जैसे मान लीजिए कोई प्लांट डेड कर गया है ना, या जो एनिमल का डंग होता है ना, गोबर वगैरह, उनको उनको जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स डिकम्पोज कर देते हैं, तो वो डिकम्पोज करना मतलब क्या होता है, पहले भी आप लोग सब पढ़ चुके हैं डिकम्पोजिशन ऑफ लेकिन फिर भी डिकम्पोजिशन मतलब सिंपली होता है ब्रेक करना उसको स्मॉल न्यूट्रिएंट्स में, है ना, न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जब वो एक्ट करते हैं तो वो अपने उनका जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो अपने बॉडी के अंदर नहीं रखते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं। बाहर निकालने से वो जो आपका जो भी मान लीजिए प्लांट डेड किया है तो उस प्लांट के ऊपर वो जूस जाएगा, उससे वो जूस उस प्लांट को क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा, न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देगा, डिकम्पोज कर देगा। फिर वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स गेन कर लेंगे। अब उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को अगर आप सॉइल में मिक्सअप कर देते हैं, है ना, तो इसी को हम मैन्योर बोलते हैं। अब इस मैन्योर को बनाने के लिए जो है दो प्रोसेस होता है, कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग। ये क्लास 6 में था, कंपोस्टिंग और वर्मी कंपोस्टिंग। ये क्या होता है, आप पढ़े होंगे। क्या करना है, एक गड्ढा करके उसमें डंग जो है, गोबर वगैरह और जो भी आपको डेड प्लांट्स या पत्ता वगैरह मिलता है उस गड्ढे को भर दीजिए और उसको ढक दीजिए 1 वीक। और आफ्टर 2 वीक्स आपको क्या मिलेगा कि वो जो आपका डंग है और जो लीव्स थे वो आपस में क्या हो गए, डाइजेस्ट हो गए माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स के कारण, डिकम्पोज हो गए। उनको आप मिक्सअप कर दीजिए, वो आपका मैन्योर। इसके अलावा जो हमारे पास जो एक और प्रोसेस होता है वो होता है वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं कि जो आपका वो है, मतलब कि हमने वैसे ही पीठ खोद लेना है, गड्ढा खोद लेना है, उसमें हमको वो क्या कहते हैं डाल देना है, क्या जो आपके मतलब कि डंग है ना, एनिमल डंग और लीव्स वगैरह को, और उसमें अर्थ वॉर्म्स को डाल देना। ठीक है, वो अर्थ वॉर्म्स जो है उसमें ह्यूमस ऐड कर देंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स तो उसको डिकम्पोज करेंगे, साथ में अर्थ वॉर्म उसको ह्यूमस ऐड कर देंगे, और वो जो मैन्योर होगा वो पहले वाले से भी ज़्यादा अच्छा होगा और जल्दी भी प्रिपेयर हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। ये सब आप पढ़ चुके हैं पहले, ये आएगा नहीं इस बार। तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है मैन्योर। तो वैसे फर्टिलाइजर्स क्या है, तो फर्टिलाइजर्स जो है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो कि केमिकल्स से बने हुए होते हैं। ठीक है, ये दोनों का काम क्या है कि दोनों न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं सॉइल में। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स के बहुत सारे एग्जांपल हैं। यूरिया है, अमोनिया सल्फेट है, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट है, पोटास है, एनपीके है, एनपीके नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटासियम, नाइट्रोजन, एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फॉस्फोरस, के फॉर पोटेशियम। आप लोग क्लास 7 में अगर आप केमिकल एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़े होंगे, एलिमेंट्स कंपाउंड मिक्सचर, तो 20 एलिमेंट्स के आप लोगों ने सिंबल्स भी याद किए होंगे। तो एन इज द सिंबल ऑफ नाइट्रोजन, पी इज द सिंबल ऑफ फॉस्फोरस एंड के इज द सिंबल ऑफ पोटेशियम, है ना। इसलिए एनपीके उनको बोला जाता है क्योंकि ये तीन जो न्यूट्रिएंट्स हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स के ग्रोथ के लिए। ठीक है, इन तीनों को एक साथ फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं, उनको एनपीके बोला जाता है। इसके बाद अब अगर फर्टिलाइजर्स के कारण वाटर पॉल्यूशन भी होता है। ठीक है, मान लीजिए कि क्या कहते हैं, अगर हम फर्टिलाइजर्स का बात कर रहे हैं तो जो फर्टिलाइजर्स हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज हुए। ठीक है, खेतों में फर्टिलाइजर्स को बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज किया गया, तो उससे क्या होगा, तो जब भी आप उस खेत से होते हुए पानी जब फ्लो होगा, वाटर जब फ्लो होगा, तो क्या होगा कि उस वाटर के साथ वो फर्टिलाइजर्स भी मिक्सअप हो जाएंगे। ठीक है, और मिक्सअप होने के बाद जब भी वो वाटर किसी वाटर बॉडी में इकट्ठा होगा, मान लीजिए पाउंड में
लेक में, रिवर में जाके वो जमा होगा वो पानी, तो क्या होगा कि वो फर्टिलाइजर्स उस जगह पे भी चले जाएंगे, और क्योंकि वो केमिकल्स होते हैं, ठीक है, तो वो उस वाटर को क्या कर देते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं, ठीक है। और फिर वो मान लीजिए कि इसी उस वाटर में जो फेसेस हैं उनके अंदर वो केमिकल्स चले जाते हैं, और वहाँ का जो एक्वेटिक लाइफ होता है वो बहुत ज़्यादा खतरे में आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा उससे एक और प्रॉब्लम होता है कि क्या कहते हैं, जब अब मान लीजिए कोई वाटर बॉडी है जो स्थिर है, जैसे कि आपका कोई पाउंड है छोटा सा, ठीक है, या कोई पोखर है सिंपली, ठीक है, उसमें आप क्या कहते हैं वो आपका खेतों से पानी बह के आया वो फर्टिलाइजर्स वाला, तो ये क्या हेल्प कर रहा है, प्लांट्स के ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। तो जो पानी में जब वो आया फर्टिलाइजर्स, तो हाँ केमिकल्स होते हैं जो प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करते हैं, तो वो जो आपका उस वाटर में, जो आपके पोखर में सिंपली छोटे छोटे क्या होंगे, एल्गी होंगे। एल्गी क्या होता है, जो कजली जिसको बोलते हैं, है ना, वो एल्गी जो है छोटे छोटे होते हैं, वो ग्रो होने लग जाते हैं तेजी से, ठीक है, वो तेजी से ग्रो होने लग जाते हैं और पूरे पाउंड को ढक देते हैं। इससे क्या होता है कि वो नीचे वाला जो ऑर्गेनिज्म है उस पाउंड में रह रहे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनका जो जीवन है वो खतरे में आ जाता है। वो पूरे पाउंड को ढक देते हैं। उससे क्या होता, उससे मतलब कि ग्रो होते होते पूरे पानी को ढक दिए। ढकने से क्या हुआ कि जो सनलाइट है वो नीचे नहीं जा रहा, जो उस पानी के अंदर जो प्लांट्स है वो उनको सनलाइट नहीं मिलेगा, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जो ऑक्सीजन है वो भी पानी में नहीं जा पा रहा है। तो बहुत सारा प्रॉब्लम जो है इस फर्टिलाइजर्स के कारण होता है, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। अब हमारे पास क्या है कि डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में एक डिफरेंस नहीं है, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। एक तो हम सिंपली जानते हैं कि मैन्योर्स जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और फर्टिलाइजर्स इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं। तो और क्या डिफरेंसेस है, तो फर्स्ट जो है आपका फर्टिलाइजर्स और मैन्योर का डिफरेंस वो यही है कि फर्टिलाइजर्स आर मैनमेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट या केमिकल्स आप कह सकते हैं। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं सॉल्ट, ठीक है। सॉल्ट का डेफिनेशन आप लोग पढ़ चुके हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट, वही वाला सॉल्ट। इनऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं जो मैनमेड होते हैं, ठीक है, जो ह्यूमन बींग्स ने बनाया हुआ है। लेकिन मैन्योर्स क्या होते हैं, वो नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, जो कि आपका जो डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग और प्लांट्स रेसिड्यू, जो प्लांट्स जो डेड कर जाते हैं उनके बचे हुए, या सिंपली जो जिंदा प्लांट भी है उसके भी जो लीव्स होते हैं उनसे, और जो कैटल के डंग होता है गोबर, उसको डिकम्पोज, नेचुरली वो डिकम्पोज होता है और उसी से हमको मैन्योर मिलता है ना। इसके बाद फर्टिलाइजर्स आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर्स को कहाँ प्रिपेयर किया जाता है, फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है। और जो आपका मैन्योर्स है, मैन्योर कहाँ बनाते हैं, फील्ड में बना सकते हैं, गड्ढा खोद के इसमें डाल के इसको ढक दीजिए, कहीं पे भी आप मैन्योर बना सकते हैं। तो खेतों में भी मैन्योर को बनाया जा सकता है। इसके बाद फर्टिलाइजर्स डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर्स सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर्स क्या नहीं करते हैं, प्रोवाइड, ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं सॉइल को, जबकि जो मैन्योर है बहुत ज्यादा ह्यूमस सॉइल को प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद फर्टिलाइजर्स आर रिच्ड इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। अब फर्टिलाइजर्स का मेन जो फंक्शन होता है, इसी कारण से मैन्योर से ज्यादा फर्टिलाइजर यूज होता है, इसी फंक्शन के कारण, जो लास्ट फंक्शन है यहाँ पे दिया हुआ कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो रिच्ड इन होते हैं पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट पे। मान लीजिए कि जो सॉइल है आपके, ठीक है, उस सॉइल में कोई एक न्यूट्रिएंट कम है, तो वो एक न्यूट्रिएंट जो है आपका मैन्योर उसको प्रोवाइड नहीं कर सकता है। जो फर्टिलाइजर्स हैं उन्हीं के पास कैपेसिटी है, वो फैक्ट्रीज में बनते हैं कि वो एक न्यूट्रिएंट के ही, जैसे मान लीजिए कि आपके सॉइल में नाइट्रोजन कम है, तो आपको सिंपली बाजार से यूरिया खरीदना है और उसको मिला देना है सॉइल में, तो आपके जो आपका सॉइल में नाइट्रोजन का जो कमी है वो पूरा हो जाएगा। पर मैन्योर्स जो होते हैं डू नॉट प्रोवाइड पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं देते हैं, वो हर तरह का न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं एक साथ, ठीक है। अगर कोई न्यूट्रिएंट आपको ज्यादा अमाउंट में चाहिए तो वो मैन्योर आपको नहीं देगा, आपको उसके लिए बहुत सारा मैन्योर जो है बना के डालना होगा। लेकिन फर्टिलाइजर्स अगर कम अमाउंट में ही डाल दीजिए, अगर कम, तो सिंपली जो है आपका जो खेत है उसमें वो न्यूट्रिएंट पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है फर्टिलाइजर्स और मैन्योर का, जिसके कारण फर्टिलाइजर्स को ज्यादा यूज किया जाता है। पर
फर्टिलाइजर्स को ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, जितना कम से कम हो सके उस फर्टिलाइजर को यूज कीजिए, क्योंकि वो आपके सॉइल के लिए और साथ में जो आपका जो आसपास के जो वाटर बॉडीज हैं दोनों के लिए वो खतरा है। ठीक है, दोनों का पॉल्यूशन करता है सॉइल को भी। मतलब अगर आप बार बार फर्टिलाइजर्स इसमें डालते रहेंगे तो एक टाइम आएगा कि सॉइल बिना फर्टिलाइजर्स के वो क्रॉप्स ऑब्टेन नहीं कर सकते आप उससे, है ना, इनफर्टाइल हो जाता है धीरे धीरे वो सॉइल। अब एडवांटेज क्या है, एडवांटेज मैन्योर का क्या है फर्टिलाइजर्स पे, वही हम बोल रहे हैं कि फर्टिलाइजर्स को हमको कम यूज करना चाहिए, मैन्योर का ज़्यादा। तो मैन्योर में ऐसा क्या है कि हम उसको ज़्यादा यूज करें, है ना, ये क्वेश्चन आता है। सिंपली पहला जो है मैन्योर का, अगर हम 4 एडवांटेजेस का बात करें तो इनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। जो मैन्योर है वो क्या करता है, वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है सॉइल की। ठीक है, मतलब वो सॉइल जो है थोड़ा सा क्लेई हो जाता है, ठीक है, जिससे कि वो पानी को अच्छे ज़्यादा देर तक पकड़ सकता है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सॉइल का थोड़ा सा क्लेई होना। अगर वो वाटर को नहीं पकड़ेगा, मतलब आपका होल्ड नहीं करेगा, तो वो पानी प्लांट्स को नहीं मिल पाएगा जल्दी, है ना। पानी अगर मान लीजिए सॉइल होल्ड किया ही नहीं तो पानी कहाँ चले जाएगा, डायरेक्ट नीचे चले जाएगा, तो प्लांट्स को पानी नहीं मिलेगा, प्लांट डेड कर जाएंगे। तो फिर दूसरा है मेक्स सॉइल पोरस विच हेल्प्स इन रेस्पिरेशन ऑफ रूट्स, है ना। इसमें ये जो है सॉइल को पोरस बनाता, क्योंकि आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिम्स है उसमें, सॉरी, जो आपका मैन्योर है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिम्स एक्ट किए हुए होते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे होल्स होते हैं उसमें मैन्योर्स में, है ना। तो जब हम मिक्सअप करते हैं, ठीक है, एयर होल्स जो होते हैं मैन्योर में बहुत सारे, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिम्स हैं, उनको भी तो रेस्पिरेशन करना होता है ना, वो सांस ले रहे हैं, तो वो होल्स होते हैं उसमें बहुत सारे। उसको अगर हम जब सॉइल में मिक्सअप करते हैं तो वो जो एयर होल्स हैं, वो जो एयर है वो कहाँ चले जाता है, सॉइल में चले जाता है, जिससे कि जो प्लांट्स जब ग्रो करेंगे तो उनके जो रूट्स हैं वो रेस्पिरेशन तो किससे करते हैं, सॉइल में प्रेजेंट जो एयर होता है उससे वो रेस्पिरेशन करते हैं उनके रूट्स, तो उनको आसानी हो जाता है रेस्पिरेशन करने में। ठीक है, तो अब जो थर्ड पॉइंट है, इट इंक्रीजेस नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। ये मैन्योर्स के कारण बहुत सारे फ्रेंडली माइक्रोब्स जो है हमारे वो इंक्रीज हो जाते हैं, है ना। फ्रेंडली माइक्रोब्स मतलब जो माइक्रोब्स हेल्प करते हैं प्लांट का ग्रोथ में, जैसे कि एक माइक्रोब है जो आपके टी प्लांट्स के रूट में प्रेजेंट होता है ना, राइजोबियम प्लांट, राइजोबियम बैक्टीरिया उसको बोला जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लांट या नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया आप बोलते हैं उनको। ठीक है, तो लेग्यूमिनियस प्लांट्स के रूट्स में, है ना, पी प्लांट के रूट में प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है, वो नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है सॉइल को। अगर आपका जो प्लांट है वो ग्रो करेगा उस सॉइल में, तो उस प्लांट में जो वो माइक्रोब है वो क्या करेगा, वो उसको नाइट्रोजन दे देता है सॉइल को, जिससे कि बहुत हेल्प होता है दूसरे प्लांट्स को उसमें ग्रो होने में, है ना। तो ये माइक्रोब्स, कुछ माइक्रोब्स फ्रेंडली भी होते हैं, हेल्प करते हैं फार्मर्स का प्लांट ग्रोथ में। और जो लास्ट पॉइंट है वो इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल। टेक्सचर ऑफ सॉइल सिंपली मतलब सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर देता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है। ठीक है, फर्टिलिटी को, टेक्सचर ऑफ सॉइल का इम्प्रूव करना होना मतलब कि वो ऐसे फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है कि जिससे कि सॉइल को कोई हार्म नहीं होता है। ठीक है, फर्टिलाइजर्स जो आपके इम्प्रूव करते हैं फर्टिलिटी को, उनसे बहुत ज़्यादा हार्म होता है सॉइल को, लेकिन मैन्योर के कारण कोई हार्म नहीं होता है ना। अब जो हमारे पास इसी में एक और टॉपिक था कि अगर हम न्यूट्रिएंट्स, मान लीजिए हमारे सॉइल का खत्म हो जाता है, उसमें तो हम मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स ऐड कर देते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास हम लोग, मान लीजिए कि हमको नहीं ऐड करना है न्यूट्रिएंट्स और मैन्योर करना है, मान लीजिए कि हमको फर्टिलाइजर्स ऐड नहीं करना है, तो और क्या प्रोसेस है जिससे मेरे सॉइल का न्यूट्रिएंट्स गेन हो सकता है। तो एक है, आप जो सिंपली जो है खेत को ऐसे ही छोड़ दीजिए, मतलब खाली छोड़ दीजिए खेत को। एक साल मान लीजिए हम 10 साल से फसल उगा रहे हैं, इस साल खेत को ऐसे ही छोड़ दिए, है ना, फील्ड फ्लो कह सकते हैं आप उसको। तो वो क्या कहते हैं, फ्री फ्लो, मतलब उस जो क्रॉप, वो जो आपका खेत है वो खाली है, तो इससे क्या होगा, जो उसमें सॉइल है उससे कोई न्यूट्रिएंट लेगा नहीं, तो वो धीरे धीरे सॉइल जो है अपना न्यूट्रिएंट्स गेन करने लग जाएगा फिर से। तो एक साल में उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड अप हो जाएंगे। इसके बाद जो दूसरा है वो है मिक्स्ड क्रॉपिंग। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप
क्रॉप्स को मिक्स कर सकते हैं, मिक्स करके आप उगा सकते हैं। जैसे कि ऐसा प्लांट ले लीजिए जिसको ज़्यादा नाइट्रोजन का ज़रूरत है, और एक ऐसा प्लांट उसके बगल में लगा दिए जिसको जो नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है सॉइल को, ठीक है। और ऐसे ही करके हम अलग अलग एक ही फील्ड में अलग अलग तरह के क्रॉप्स को उगा रहे हैं। इस प्रोसेस को मिक्स्ड क्रॉपिंग बोला जाता है ना। एक ही बार में हम दो तरह के क्रॉप्स को, दो से ज़्यादा क्रॉप्स को उगा रहे हैं। इसके अलावा हम एक और प्रोसेस है, वो है क्रॉप रोटेशन, है ना। तो वही सिंपली मिक्स्ड क्रॉपिंग में हम एक साथ उगा रहे हैं, क्रॉप रोटेशन में एक एक करके। जैसे कोई भी न्यूट्रिएंट, मान लीजिए कि कोई एक प्लांट है जो पोटेशियम न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा गेन करता है, और कोई दूसरा प्लांट है जो पोटेशियम न्यूट्रिएंट एकदम नहीं गेन करता है या नाम मात्र गेन करता है। तो जब हम साल के पहले सीजन में हमने ऐसा प्लांट लगा दिया जो पोटेशियम बहुत ज़्यादा गेन करता है, और दूसरे सीजन में हमने ऐसा प्लांट लगा दिया जो पोटेशियम बहुत कम गेन करता है। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से आपका जो पहला वाला जो प्लांट है ना, तो जो पहला वाला प्लांट है पोटेशियम गेन कर लेगा, और दूसरा वाला पोटेशियम गेन करेगा नहीं थोड़ा बहुत, तो उस समय सॉइल को टाइम मिल जाएगा, वो क्या करेगा, वो दोबारा से पोटेशियम को गेन कर लेगा, उसमें न्यूट्रिएंट्स बन जाएंगे फिर से। तो यहीं तक जो है आज हम लोग को इस वीडियो में पढ़ना था, ठीक है। ये चैप्टर हाफ तक हम लोग आ गए, ठीक है। थोड़ा सा बचा हुआ है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन क्रॉप प्रोडक्शन के 4 स्टेप्स हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और वो वीडियो आपको इसी वीक में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब जो हमने यहाँ पे पढ़ा, ठीक है, तो जो नोट्स आप लोगों ने लिखा, ठीक है, उस नोट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। उन क्वेश्चंस को जो है आपको प्रिपेयर करना है। 5 क्वेश्चंस है, 5 क्वेश्चंस को आपको प्रिपेयर करना है नोटबुक में, ठीक है। तो ये नोट्स को बना लेना है, और साथ में जो आपको क्वेश्चंस मिल रहे हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। थैंक यू।